ओके एवरीवन, हम लोग कहाँ तक क्या सीख लिए हैं? नंबरिंग करने का तरीका सीख लिए हैं। और उस नंबरिंग में दो रूल हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा? किसको खोलना है, किसको रखना है? तो आज हम RMPD के अकॉर्डिंग चलेंगे। करेक्ट है। नेक्स्ट रूल पॉइंट नहीं। इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट are more than one in the parent chain, if same substituents are more than one in parent chain, then put a suitable prefix, then put a suitable suffix, prefix, suffix and prefix बोल रहा हूँ। put a suitable prefix in the name of substituent, then put a suitable prefix in the name of substituent. यहाँ देखना है पेरेंट चेन में, मान लेते हैं यहाँ देखो भाई, मिथाइल पेरेंट चेन में दो जगह आया, दो और मिथाइल आ गया है, तो क्या दो और मिथाइल लिखेंगे या डाई मिथाइल लिखेंगे? तो 2 टाइम्स आता है तो उसके सब प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? डाई। करेक्ट है। और 3 टाइम्स आएगा तो उसके लिए ट्राई। 4 टाइम्स रहेगा क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 5 टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटा। 6 टाइम्स के लिए क्या यूज कीजिएगा? हेक्सा। 7 टाइम्स के लिए हेप्टा। 8 टाइम्स के लिए ऑक्टा। 9 टाइम्स के लिए नोना। और 10 टाइम्स के लिए डेका। इतना ज्यादा तो रहेगा नहीं, लिखना लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप। 1 मिनट। ओके एवरीवन, अब इसका नाम लिखना है। Which one is the parent chain? जो भी एग्जाम्पल लेते हैं सर, सारी चीज को लिखना है बोर्ड पे। नंबरिंग फ्रॉम विच साइड? लेफ्ट टू राइट। जैसे करके देखते चेक करते हैं। 1 2 3, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा। इफ नंबरिंग इज फ्रॉम दिस साइड राइट टू लेफ्ट, देन व्हाट? 1 2 3 4। यहाँ पे खत्म हो गया। फर्स्ट टाइम में डिफरेंस आ गया। आगे लिखने का रिक्वायरमेंट था क्या? नहीं था, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। How many substituents attached with this parent chain? 3। ये क्या है? बोले मिथाइल। CH3 है ना? ये क्या है? ये भी क्या है? तो पेरेंट चेन में मिथाइल ही है, 3 बार आया है। कहाँ कहाँ पे आया है? पहले नाम लिख, पहले पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं या पहले उसका लोकेशन? लोकेशन। लोकेशन के लिए यहाँ पे क्या बताएंगे? नंबर। मिथाइल कहाँ कहाँ पे है? 3 4 5। और 2 नंबर के नीचे कॉमा देंगे, और नंबर और नाम के नीचे क्या देंगे? डैश। और क्या लिखे? मिथाइल या ट्राई मिथाइल? ट्राई मिथाइल। इतना तक जो लिखे हैं वो किसका लिए काम किए हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। लास्ट में क्या करना है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? इतना आसान। करेक्ट है। हो गया? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ऐसा रूल चल रहा है, ठीक है? इफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, if more than one, first we have to write the name statement.
बाद में लिखिएगा, पहले नाम लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे हैं। राइट करिए। If more than one different type of substituent are present in parent chain, if more than one different type of substituents are present in parent chain, then they should be arranged alphabetically. Then they should be arranged alphabetically. And before each substituent, its locate number must be indicated. And before each substituent, its locate number must be indicated. यहाँ देखना है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि पैरेंट चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट मिला है, एक मिथाइल और एक इथाइल, करेक्ट? तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करना है? न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली? अल्फाबेट एबीसीडी में पहले कौन आता है? ई या ई है। तो बीच वाला और मोर अल्फाबेटिकली सुपीरियर। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल। बाद में किसका हो जाएंगे? इथाइल। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये पहले भी एक बार एग्जांपल ले चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैरेंट चेन। व्हिच वन शुड बी द पैरेंट चेन? ए? No sir. This one. How many substituents attached with parent chain? 3 है, राइट? इस सबस्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल। लेकिन लिखने से पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग एक तो तरीका इधर से इधर होगा, राइट? यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ आएंगे, और जिसको RFID अलाउ करेगा उस नंबर को अलाउ करेंगे। इफ मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ आते हैं तो 1 2 3 4, उसके बाद कहाँ पे 5, उसके बाद कहाँ पे 7, और इस तरफ से घूमते हो तो भाई 3, उसके बाद 5 6 5, उसके बाद अकॉर्डिंग टू RFID which one should be selected? करेक्ट है? RFID के अकॉर्डिंग किसको सेलेक्ट करेंगे? इस नंबरिंग को अलाउ करेंगे, इसको अलाउड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ राइट द नेम। नाम क्या होगा? तो पहले मिथाइल लिखें या पहले इथाइल लिखें? इथाइल कितना नंबर का है? 6। तो हर सबस्टिट्यूएंट को पहले उसका लोकेट नंबर देना है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 6, बोलो भाई, इथाइल। उसका मिथाइल का पोजीशन कौन कौन सा है? 3 और 5, 3 एंड तो क्या लिखेंगे? 3 5। और क्या लिखें? इथाइल या डाई इथाइल? दोबारा है ना? डाई। अब किसी के माइंड में आ रहा हो सर इसमें तो डी पहले आ गया, इसमें ई पहले था, तो डाई ट्राई टेट्रा, इन ये सब सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स बताता है, नाम नहीं उसका है। तो डाई ट्राई टेट्रा ऑल दे आर नॉट काउंटेड फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस।
उसको अल्फाबेटिक प्रिफरेंस काउंट नहीं करते हैं। करेक्ट है? तो नाम होगा 6 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल। लास्ट में क्या लिखिएगा? मोनेम। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? कहीं पे किसी को डाउट है यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इथाइल और मिथाइल मेरे पास दो सब्जेक्ट था स्टूडेंट। अब किसको पहले लिखना था? अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, जो अल्फाबेटिकली एबीसीडी पहले नाम इसका शुरू होता है। इथाइल ई पहले आता है, दैट्स व्हाई मैंने इथाइल को पहले लिखा। एम बाद में आता है, एम को अल्फाबेटिकली सब्जेक्ट को सजाना है। करेक्ट? और हर सब्जेक्ट के आगे क्या लिखना है? उसका पोजीशन, लोकेट नंबर, और नाम और नंबर को क्या देना है? डैश, और दो नंबर को क्या देना है? कॉमा। करेक्ट है? तो इसका नाम लिखना है। और जहां भी ऐसे दिखाई देता रहूंगा हैशटैग, तो कुछ नया बस सिखाने वाला हूँ। ठीक है? पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। विजुअली का पेरेंट चेन ए रहेगा, पेरेंट चेन। करेक्ट है? इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो कितना पे? 3, 4, 4। और इस तरफ से करते हैं तो 3, 4। आपके से कुछ बोल रहे हैं तो सोच रहे हो ऐसे भी जा सकते। ए और ए अलग बात है, सेम बात है, सेम बात है। इधर से करते हैं तो क्या है? 3, 4। अब बोल भाई सर वो तो पहले ही फिल कर गया, थारे पे फिल कर गया ना। कोई भी हायर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट इथाइल वाला लेंगे। एक मिनट। If RFPD fail, सुन लीजिए, if RFPD fail and it can fail only if set of number are same from the both side, all set of number कहीं पे difference आप ला ही नहीं पा रहे हो, then alphabetically जो prefer रहेगा वो decide करेगा। मैं थोड़ा लैंग्वेज दूंगा, एक रूल है, कॉन्सेप्ट है। तो अब बोलो भाई, जहाँ पे RFPD फेल कर जाएगा तब नंबरिंग डिसाइड करने का पावर रहेगा स्टूडेंट के अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पे। और दोनों में विच वन मोर अल्फाबेटिकली सुपीरियर? तो जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहेगा उसको लोअर नंबर देना है। लेकिन अल्फाबेटिकली सुपीरियरिटी को, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस नंबरिंग को कब डिसाइड करेगा? जब फेल कर जाएगा। पहले तो एक डिसाइड करेगा, अरे फेल कर गया तब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। करेक्ट है? और जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहेगा उसको लोअर नंबर। तो इधर से अगर जाते तो इथाइल को कितना नंबर मिलता? 4। और इधर से आ जाएंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 3। ये रिजेक्ट और ये 6। तो यहाँ पे लास्ट में पावर किसके पास चला गया नंबरिंग डिसाइड करने का? अल्फाबेटिकली सुपीरियर। समझ में आ गया है? दैट्स व्हाई नंबरिंग क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। व्हाट द नेम? 3 इथाइल। बोलिए। 3 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल, उसके बाद Same. सेम। देखिए और उसके बाद मैं यहाँ पे लैंग्वेज देता हूँ जो मैंने आपको सिखाया। लिखिए स्टूडेंट, इफ RFPD fail, if RFPD fail, अब ब्रैकेट में it can fail only if, it can fail only if the set of locate numbers are same from both sides. The set of all locate numbers are same from both sides.
It can fail only if the set of all locate numbers are same from both sides. Bracket close. Then numbering from that side. Which gives lower number to the locate of alphabetically superior subsequent. Which gives lower number to the locate of alphabetically superior subsequent. मतलब क्या? Yes. Then कहाँ तक लिखे थे उसमें? Then numbering from that side which gives lower number to the locate of alphabetically superior subsequent. तो याद रखिएगा इसमें कौन अल्फाबेटिकली सुपीरियर था? इथाइल। तो इथाइल के पास पावर है नंबरिंग डिसाइड करने का। और इसको हायर नंबर देना था या लोअर? जैसे गए तो 4, जैसे गए तो 3। करेक्ट है? अब यहाँ देखो भाई और अगर ऐसा हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम तब क्या करोगे? ऐसा भी हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया राम और दूसरा का नाम रहीम। इधर से 1 मिनट इधर से करेंगे तो 3 4, इधर से करेंगे तो 3 4। ये तो पहले ही फेल कर गया। अब दोनों का नाम भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राम। तो इसमें आर क्लियर आएंगे अल्फाबेटिकल सुपीरियर के लिए आर सेम। बोलो भाई हाँ ये हो गई सेम। ये हमारे यहाँ के डिफरेंस आ गया। अब बोलो भाई एक्चुअली कौन कौन आता है? अल्फाबेटिकली सुपीरियर। करेक्ट है सर? ऐसा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। प्रोपाइल और पेंटाइल, प्रोपाइल एंड बोथ स्टार्टिंग विद पी। जहाँ पे ऐसा आएगा और ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है। कैसा करना है? नाम में आरटी लगा देंगे। करेक्ट है? जितना इस केस में राम रहीम में अल्फाबेटिकली सुपीरियर किसको मानेंगे? रहीम को। तो किसको पावर मिला नंबरिंग डिसाइड करने का? यस करेक्ट है। इधर से करेंगे तो कितना 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 3 रहीम। लिखो भाई। और नाम है से ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं और लिख ले सकते ठीक है। ऐसा नहीं जाके बोलना कि राकेश सर ने एक नया शब्द निकाल दिया। जैसे समझाने के पॉइंट है उससे। अगर स्टूडेंट यहाँ के बाद वापस नोमेनक्लेचर में डेप्थ में सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बात हम लोग जानना पड़ेगा। फिर मैं कम बैक करूँगा नोमेनक्लेचर। ठीक है? अब लिखिए कॉमन नेम ऑफ अल्केन। देखिए अल्केन का 3 कॉमन नेम बहुत फेमस है। नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन और न्यू अल्केन। कौन कौन सा? नॉर्मल, आइसो एंड नॉर्मल पॉइंट। जिसका आइको का नेम है कॉमन नेम। कॉमन नेम एक लिखिए तो those alkanes which can be branched, those alkanes which can be branched
बट स्टिल इट इज अनब्रांच। दो अल्केन वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता है, फिर भी क्या है, अनब्रांच है। दो अल्केन विच कैन बी ब्रांच बट स्टिल इट इज अनब्रांच, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल अल्केन। देन इट इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके पास दो कार्बन एटम है, ध्यान से देखो भाई, दो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम का अल्केन बनाना है, क्या ब्रांचिंग क्रिएट कर पाएंगे? ब्रांचिंग होने के लिए टर्मिनल दो से ज्यादा चाहिए, टर्मिनल पॉइंट दो कार्बन में टर्मिनल मैक्सिमम दो ही तो रहेगा, तो ब्रांचिंग पॉसिबल था क्या? नहीं था। और तब यहाँ पे पूछा जाएगा, याद रखना है CH3 इसका IUPAC नेम तो मुझे पता ही है, इट इज इथेन, राइट? बट कॉमन नेम के लिए क्या इसको नॉर्मल इथेन लिखना सही रहेगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। डिफिनेशन में क्या था? वैसा अल्केन जिसमें ब्रांचिंग हो सकता था, फिर भी क्या है, अनब्रांच, तब कॉमन नेम के लिए नॉर्मल अल्केन यूज करना है। इथेन के लिए नॉर्मल टर्म यूज नहीं कर सकते, करेक्ट है? आप एक गेम खेले ना, ब्लॉक सिस्टम वाला, 3 कार्बन में अल्केन बनाना है, ब्रांचिंग क्रिएट करना है, हो पाएगा? Yes. क्या दिखाइए, नहीं सर, कोशिश कीजिए। 3 कार्बन का अल्केन बनाना है ओपेंजन में, अब ब्रांचिंग क्रिएट करना है। अब ब्रांचिंग क्रिएट करने के लिए टर्मिनल पॉइंट 2 से ज़्यादा चाहिए, मुझसे तो पॉसिबल नहीं है। देखिए तो आपको कोशिश कीजिए, नहीं होगा। सब कुछ भी करेंगे यही बनेगा, राइट? 4 कार्बन में सर हो सकता है, करेक्ट? तो बोलो भाई ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रांचिंग होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? 4। तो नॉर्मल टर्म कहाँ से यूज होगा? ब्यूटेन से। कहाँ से यूज होगा? ओके, यहाँ देखना है इसका IUPAC नाम क्या बोलिएगा? सिंपली ब्यूटेन। और कॉमन नेम क्या बोलेंगे? N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, करेक्ट है? बोलिए एवरीवन, इसका नाम क्या लिखिएगा? आइकॉप नेम पेंटेन। And what is common name? Pentane. Very good. N-pentane. तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? ऑब्जेक्टिव पे ऐसे पूछा जाएगा, नॉर्मल टर्म यूज होने के लिए मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए? 4। 3 कार्बन तक नॉर्मल टाइम। अब ब्रांच रहेगा या अनब्रांच? अनब्रांच, तब उसका नाम क्या रहेगा? नॉर्मल, कॉमन नेम। आइसोअल्केन, यहाँ देखो भाई सब लोग, आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिए, सिर्फ इस यूनिट को, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आज के क्लास में नहीं, ओनली दिस यूनिट इज कॉल्ड आइसो यूनिट। इस यूनिट को सिर्फ क्या बोलेंगे? आइसो। इसको छोड़कर दूसरे यूनिट को आइसो यूनिट नहीं बोलना है, करेक्ट है? 1 मिनट। तो एक तो हो गया, एक कौन सा यूनिट है? कभी भी गलती से भी है नहीं कि हाँ किसी और को बोल दीजिए इसको, आइसो में CH3 और CH रहेगा, क्या रहेगा? अरे क्या सिचुएशन कर दे क्या? नहीं, CH3 एंड डिफाइन कर दिया, फिक्स कर दिया, दिस इज आइसो यूनिट, इसको छोड़ा कोई दूसरा नहीं। एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? आइसो यूनिट, करेक्ट है? अब डिफरेंस लिखिए आइसोल्केन का। इफ अल्केन हैज आइसो यूनिट, पहले आप लोग आइसो यूनिट लिख लीजिए। इफ अल्केन हैज आइसो यूनिट, जो भी बोर्ड पे लिखेंगे प्लीज एक भी टर्म मत छोड़ना भाई,
ये आपका ऑर्गेनिक का बढ़िया वाला नोट्स बन रहा है। इफ अल्केन है, लिखो स्टूडेंट, जो भी बोर्ड पे लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पहले से कहीं भी पढ़ लिए हैं या छोड़ दिए हैं। क्या देखो यहाँ फर्स्ट बेंच, क्या प्रॉब्लम है? लिखते कि नहीं हो? लिखना है। कौन सा स्कूल से हैं? दोनों स्कूल से हैं। बड़े से क्लास कीजिए, एक एक वर्ड लिखना है। और एक बात और सबको रिमाइंडर कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऑफिस से अभी कोई नॉलेज नहीं है कि कौन डेमो कर रहे हो, किसका एडमिशन हुआ है। मैं उसमें जा ही रहा हूँ, वो सेक्शन मेरा नहीं है। क्लास में डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बैठे हुए हो, फिजिकल माइंड से मत पढ़ना क्लास में। ठीक है, एडमिशन लो या नहीं लो, जितना दिन बैठे हो उतना दिन सीख लो कुछ। 100% कांस्टेंट माइंड से क्लास कीजिएगा। क्लास में आधा अधूरा माइंड से क्लास करोगे, थोड़ा भी अगर यहाँ पे ज्वाइन किया और किसी टीचर पे अगर ये हो गया तो पूरा साल खराब चल जाएगा। इसलिए पहले तो अगर कोई टीचर के यहाँ क्लास कर रहे हैं तो पहले 100% अपने आप उस टीचर पर फेथ कीजिए। जो भी पढ़ाया जाएगा बेस्ट पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपना खुद का तारीफ नहीं कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे 15 साल हो गया सामने पढ़ाते हुए, मैं पूरा करियर ही यहाँ लगा दिया। अभी अगला 20 साल में गुवाहाटी में ही अपने आप को देखता हूँ। बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा और हाथ पकड़ के आप लोग सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक सेशन है डेमो क्लास में देता हूँ, ताकि 10वीं क्लास करके देखोगे, अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल फील करोगे। बट अब क्लास बहुत इंटेंस रहेगा, ये भी बात है। अभी तो बहुत लाइट चल रहा है, जैसे जैसे आगे तो आ जाएगा चीज़ें और बड़ा होता जाएगा। तो लाइट क्लास नहीं रहेगा। कैटलिस्ट का प्रेशर इज सो मच हाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, टेस्ट भी आता है, इंटेंस भी रहेगा। और इस वजह से सिर्फ क्लास की होगी, जब आएंगे बैग उठा कर चल देंगे, फिर घर पे जाकर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप मेरे पहले नहीं चल पाओगे, बहुत दूर तक ट्रैक आ जाओगे। तो प्रॉपर बैठो क्लास में तो सही से हार्ड वर्क। हाँ, अगर मेहनत किए तो 2 साल के बाद मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और देखो कहावत है ना भाई, बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है। तीनों सब्जेक्ट मिला के मार्क्स आएगा, तो आपका ऑल सब्जेक्ट शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर सब्जेक्ट में आप अगर 10th वाला माइंड से चल रहा है, केमिस्ट्री रटने वाला, तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग और समझने वाला सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के साथ ऑनेस्ट रहिए, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरे क्लास में तो बैठना सब लोग एकदम डिसिप्लिन में, और क्लास में जो भी लिखते हैं सब लिखो बोर्ड पे, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। बोले कौन सा इंट्रोडक्शन बोलेंगे? दिस यूनिट इज फॉर व्हाट? आइसो यूनिट। अब देखते चलिए, if alkane has iso unit, if alkane has iso unit without any other branching, without any other branching, then it is called isoalkane. Then it is called isoalkane. देखिए लास्ट में एक मिनट टर्म बोला विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। व्हाट मीनिंग ऑफ विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग? मतलब इसका मतलब बिल्कुल इसके बाद सिर्फ एक ही लास्ट टर्मिनल मिलना चाहिए, उसके बीच में कोई टर्मिनल नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक है, इसके बाद लास्ट में कितना टर्मिनल? 1 टर्मिनल, तब उसको हम बोलेंगे। अदरवाइज यहाँ के बाद इसके बाद अगर सफर स्टार्ट होगा, इसमें अगर 2 टर्मिनल मिल गया, मतलब इधर ब्रांचिंग हो गया, तो बीच ब्रांचिंग है विदाउट, इसके साथ बस लास्ट में विदाउट ब्रांचिंग, समथिंग लाइक दिस। CH3 सबसे पहले आपको बोलना है, पूछना, मैं पूछ रहा हूँ इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? Yes sir. पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आइसो अल्केन हम लोग जो नेमिंग है यूज कर सकते नहीं कर सकते हैं? Yes sir. अच्छा, आइसो यूनिट है, ऐसा तो एक ही लास्ट कार्बन है, इज द लास्ट टर्मिनल जिसके ऊपर ब्रांचिंग। अब इसका आईयूपीएस नेम क्या होगा? Butane. आईयूपीएस नेम आईयूपीएस रूल के अकॉर्डिंग, जब आईयूपीएस नेम बोलेंगे तब पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। कॉमन नेम पूछ रहे हैं, आईयूपीएस नेम पूछ रहे हैं, तो आईयूपीएस नेम कैसे रहेगा या आईयूपीएस रूल के अकॉर्डिंग रहेगा? तो उसके लिए सबसे पहले ब्रांच पेरेंट चेन, आईयूपीएस नेम के लिए ऐसे करेंगे ना भाई, दिस इज द पेरेंट चेन, 2-methyl propane. 2-methyl Propane. क्या बोले? Propane. Propane, very good. And what about common name? Isobutane.
कॉमन नेम के टाइम पे ये लिखना है, याद रखिएगा आइसो, और फिर टोटल कार्बन काउंट कर लीजिएगा। क्या करना है? 4। क्या करना है? आइसो के टाइम पे कोई पैरेंट से नहीं, टोटल कार्बन 1 2 3, तो नाम क्या रहेगा? आइसो। क्या रहेगा? आईपीसी नेम क्या रहेगा? कॉमन नेम क्या रहेगा? उल्टा पूछा जाएगा, कॉमन नेम देके ये पूछा जाएगा, दिया जाएगा कॉमन नेम, पूछा क्या जाएगा? तो यहाँ से यहाँ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले आइसोलेट कर लेंगे, 3 कार्बन इसमें खर्च हो गया, और फिर ब्यूटेन है तो एक कार्बन और दे देंगे। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। बोले पहला क्वेश्चन आइसो यूनिट है या नहीं है? दूसरा क्वेश्चन आइसो अल्केन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो सर इसके बाद कोई ब्रांचिंग सिर्फ लास्ट में एक कार्बन है, राइट? बीच में कोई ब्रांचिंग, लास्ट में तो कार्बन होना ही पड़ेगा। तो बोले इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? फर्स्ट 2 मिथाइल, वेरी गुड। कॉमन नेम क्या होगा भाई? आइसो। टोटल कार्बन काउंट कीजिए और बोलिए। तो सिमिलरिटी देखिए, तो कंटेंट के बाद जो आता है उसके आगे आइसो। मैंने सिमिलरिटी ये देखा कि हर आइसो अल्केन के आइसो में 2 मिथाइल रहेगा नहीं। ये हाँ इक्वेशन ऐसा कि सारा ऐसे बन तो हर आइसो अल्केन के बाद हर आइसो अल्केन के आईयूपीएसी में क्या रहेगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। वजह सिचुएशन ही वैसा रहेगा, आइसो यूनिट, करेक्ट है ना? जब नंबरिंग करिएगा तो लेफ्ट से राइट ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपकी जगह पर तो इसको पॉइंट ला के लिख देता, जितना भी आइसो अल्केन रहेगा उसका आईयूपीएसी नेम में कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 मिथाइल रहेगा, करेक्ट है? एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, करेक्ट? ओके मैम, पहला क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? यस सर। आइसो यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन इसका कॉमन नेम आइसो के लिख सकते हैं? नो सर। दोनों अलग अलग बात हुआ, राइट? अब सिर्फ क्वेश्चन ये है, इज दिस कंपाउंड हैविंग आइसो यूनिट? आंसर इज यस। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी राइट द नेम आइसो अल्केन? आंसर इज व्हाट? नो। तो आइसो यूनिट रहना और आइसो अल्केन लिखना दोनों अलग बात रहेगा। आइसो यूनिट रह सकता है, आइसो यूनिट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी का आइसो यूनिट रहेगा तो उसका नाम आइसो अल्केन ही लिखा जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशन सर्टिफाई किया, क्यों नहीं किया? यहाँ पे आइसो अल्केन नाम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? इसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है, दरअसल यहाँ पे नाम, करेक्ट? बोलो भाई, आइसो अल्केन टर्म यूज होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? 4। आइसो अल्केन टर्म यूज होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन तक क्या आइसो अल्केन लिख पाओगे? ठीक है? अब लिखिए न्यू अल्केन। इस यूनिट को ध्यान रखिए, क्या है, क्या क्या लिख लो? CH3 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 CH2। पूरे नियो यूनिट बनाने के लिए मिनिमम कितना कितना कार्बन खर्च होगा? 5 कार्बन। आज का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस इज ओनली नियो यूनिट। इसी यूनिट को क्या बोलेंगे? अब देखिए एक लाइन,
If alkane has neo unit, if alkane has neo unit without any other branching, without any other branching, then it is called neo alkane. बोला जाए इसमें neo unit है, है? इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो मैं जितना देर में इसको देखते रहता था मैंने कॉपी पे लिख के इसका नाम लिखा है इसने अकॉर्डिंग टू रूल्स। इसका पैरेंट चेन 1 2 3 इधर से इधर ऐसे एक ही बात है राइट। नाम क्या रहेगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। जितना देर में सोचेंगे उतना देर में राइट अप कर लेंगे राइट। बोले क्या नाम रहेगा? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम नियो। और टोटल कार्बन काउंट कीजिए 5 कितना? सर हाँ तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके बाद लास्ट टर्मिनल तक कोई ब्रांचिंग विदाउट एनी ब्रांचिंग। तो यहाँ पे तो मैं 5 ही कार्बन कर लिया तो यहाँ से आगे बढ़ने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था राइट। एक्चुअली आइसोअल्केन और नियो अल्केन, एक मिनट ध्यान से रुको भाई, अब ऑब्जर्व करो। अब ए से देखो टीचर अगर सारा बात बोल देगा तो आप घर पे जाकर रिवीजन करने टाइम पे आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा उसमें 0। और इसमें ऑब्जर्व करें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ा। मैंने पहला टर्म क्या लिखा? नॉर्मल अल्केन। क्या लिखा? और नॉर्मल के डिफिनेशन में क्या था? 2 अल्केन विच कैन बी ब्रांच बाय इज व्हाट? तो अल्केन का 2 कैटेगरी था, ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच का एक कॉमन नेम दिया गया नॉर्मल अल्केन। अब ब्रांच अल्केन के लिए 2 कॉमन नेम डेवलप किया गया, आइसो एंड नियो। तो आइसो और नियो किसके लिए डेवलप किया गया है? ब्रांच अल्केन के लिए। इसके लिए करेक्ट है। तो ब्रांच अल्केन है या नहीं है? तो 4 टर्मिनल है। कितना टर्मिनल है? दैट यहाँ पे नहीं कार्बन टर्मिनल से इसका नेम यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो नाम क्या रहेगा? नियो। और टोटल कार्बन काउंट करना है 5। क्या लिखेगा? नियो। फर्स्ट क्वेश्चन नियो यूनिट है। सेकंड क्वेश्चन नियो अल्केन लिख सकते हैं। पहले आया किसने लिखे आप लोग? फर्स्ट 2 डाइमिथाइल मिथाइल वेरी गुड। और कॉमन नेम नियो है। और टोटल कार्बन काउंट करना है। यही तो कार्बन है। क्या लिखेंगे? अब ऑब्जर्वेशन 2 एग्जांपल का नाम है। 2 डाइमिथाइल। जितना भी नियो अल्केन रहेगा उन सब के नाम में 2 डाइमिथाइल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इनका प्रॉपर्टी है, ऐसा इनको रहना ही पड़ेगा राइट। तो जितना भी नियो अल्केन रहेगा उसमें क्या आएगा? 2 डाइमिथाइल आता है। करेक्ट है, सही है। इसको रटना नहीं है क्योंकि हम लोग को तो अब रूल ही पता है नाम लिखने का। हो गया, दिस इज ऑब्जर्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, इस टर्म का मुझे मतलब समझाइए। रॉन्गली बट करेक्ट। मैं इंग्लिश में 2 वर्ड बोला, 3 वर्ड बोला, रॉन्गली बट करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? गलत है होता ना, झगड़ा कर दो फ्रेंड, चलो भाई तुम गलत हो लेकिन जाओ तुम ही सही हो, समथिंग लाइक दैट। तो रॉन्गली बट करेक्ट का मतलब होता है कि गलत है लेकिन आज के डेट में वो सही है। करेक्ट है। कुछ ऐसा टर्म अब कौन पढ़ रहा है केमिस्ट्री में 2% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना है।
देखिए मैं इन जनरल यूज करता हूँ, इन जनरल मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा टर्म जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गया हो, वर्ल्ड वाइड, अब उसको पूरे वर्ल्ड से रिमूव करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट। लेकिन आज के डेट में जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है और उसको हटा नहीं सकते वर्ल्ड से, तो क्या बोल के एक्सेप्ट करोगे? रॉन्गली बट करेक्ट। अच्छा ये बताइए, रेलगाड़ी और ट्रेन में कौन सा हिंदी टर्म कौन सा इंग्लिश टर्म? रेलगाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी हिंदी और ट्रेन रेल इंग्लिश टर्म है। रेल कौन सा टर्म है? RAIL। हिंदी सब में हिंदी है क्या? इंग्लिश है, राइट। लेकिन हम लोग माइंड में क्या है ना, हम लोग इतना बढ़िया लोग हैं कि इंग्लिश को भी हिंदी बना दिए हैं। अंग्रेज यहाँ से तो क्या कर दिया है, इतना दिन गुलाम रहे कि इंग्लिश को ही हिंदी बना दिया है। ये सोचिए स्मार्टनेस। लेकिन अगर सच में रेलगाड़ी बोला ना, अगर उसको हिंदी में बोलते ऐसे जाकर किसी को बोलिएगा मुझे लौह पथ गामिनी पकड़ना है, चलो कौन सा? ये ट्रेन का हिंदी बोला, लौह पथ गामिनी, लोहे के रास्ते पे चलने वाला। कोई समझेगा? टेंशन बन के जाएगा ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग अभी रेलगाड़ी को क्या एक्सेप्ट कर लिए हैं? गलत, लेकिन हिंदी में हाँ हिंदी बोल रहे हैं, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे आइसो और नियो के लिए एक एक्सेप्शन है। लास्ट के वो गलत है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, बट वो उसको रॉन्गली बट करेक्ट मान के एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बोलो भाई, इसमें आइसो यूनिट है या नहीं है? फर्स्ट है, इसमें नियो यूनिट है या नहीं है? नियो यूनिट है। अगर आइसो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसको आइसो के नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसके बाद ब्रांचिंग हो गया है। और नियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी इसको नियो नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। लेकिन एक वर्ल्ड वाइड फेमस है, एक खास कॉमन नेम है। इस कॉमन नेम इज आइसोक्टेन। इसका कॉमन क्या है? सर तो गलत हो गया, जो क्या बोलते सर एक्सेप्ट कर लीजिए, गलत है लेकिन यही एक एक्सेप्शन है। ये आइसो और नियो के डिफिनेशन जितना मैंने बोला उसमें एक एक्सेप्शन, दिस वन, इसका नाम कॉमन नेम क्या है? आइसोक्टेन, करेक्ट। और नीचे क्या लिख देंगे? रॉन्गली बट। अब ये नहीं बोलना सर नियो क्यों नहीं बोले, मैं पहले ही बोला हूँ गलत है। ये इसी टर्म से फेमस है इसलिए इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शन मानते हैं, दिस एक्सेप्शन। तो आज हम लोग कॉमन नेम में क्या क्या सीखा एवरीवन? नॉर्मल कैन और आइसोकेन, रीडिंग बना के छोड़ दीजिए। डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। आज का क्लास है।